नमस्कार, हमारी खास पेशकश न्यूज स्टेट स्पेशल में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक साल कितने कमाल की। दरअसल मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का और छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया है। दोनों ही राज्यों में बीता एक साल कई मायनों में बेहद खास और अहम रहा। जन कल्याण के काम और मोदी की गारंटी पूरी होती दिखी, तो जो काम सालों साल से नहीं हो पाए थे वो काम भी पूरे हो गए। तो कैसा रहा दोनों ही प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का एक साल, बताने जा रहे हैं इस खास पेशकश एक साल कितने कमाल में। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक साल के कार्यकाल की। एक साल पहले जब मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ था तो हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन मोहन सरकार के एक साल के कार्यकाल ने कई मायनों में यह साबित कर दिया कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी का फैसला दूरदर्शी था। कैसे, जरा समझिए। मध्य प्रदेश में सुशासन का एक साल, मध्य प्रदेश में निवेश का एक साल, मध्य प्रदेश में जन कल्याण का एक साल। मोहन सरकार का एक साल रहा बेमिसाल। मोहन सरकार का एक साल पूरा, कोई भी वादा ना रहा अधूरा। जो 2 दशक में नहीं हो पाया वो एक साल में हुआ। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 13 दिसंबर 2023 का वो दिन था जब मध्य प्रदेश की बागडोर मोहन यादव ने संभाली थी, और इससे ठीक 2 दिन पहले 11 दिसंबर 2023 की तारीख भी काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपने का ऐलान किया था। भाजपा दफ्तर में जब सीएम मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन 13 दिसंबर को बनी मोहन सरकार के एक साल के कार्यकाल ने कई मायनों में यह साबित कर दिया है कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी का फैसला दूरदर्शी था। क्योंकि सीएम मोहन के नेतृत्व में इस सरकार ने मध्य प्रदेश में कई ऐसे बड़े फैसले लिए जो प्रदेश में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने चुनौतियां कई थी, लेकिन इन चुनौतियों को उन्होंने मजबूतियों में बदलकर अब तक ये साबित कर दिया है कि बीजेपी आलाकमान का उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बिल्कुल सही था। अपनी सरकार के एक साल पूरा होने पर सीएम मोहन यादव ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जो सरकारी पद है वो तो हमने कहा ही है कि 1 लाख लोगों को तो तुरंत देंगे, लेकिन 2.5 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरियां भी देंगे। लेकिन उसके समानांतर जो जिस प्रकार के स्वरोजगार के अपने प्रकल्प के साथ इंडस्ट्री में काम करना चाहते, तो लगभग हमारे यहाँ 4 लाख करोड़ के निवेश के साथ 3 लाख युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आधार पर हमारी सरकार ने इस पे काम किया। मध्य प्रदेश के लिए अहम रहा एक साल। सीएम मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी, जिसके बाद उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिनकी चर्चा जनता के बीच भी होती रही। शहर से लेकर ग्रामीण व्यवस्था तक हर मोर्चे पर सरकार ने अपना विजन बनाया और काम शुरू किया। जो काम प्रदेश में 20 साल में भी नहीं हुए थे, सरकार ने उन पर सबसे ज्यादा फोकस किया। जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल बंटवारे का विवाद सालों से चला आ रहा था, लेकिन सीएम मोहन यादव ने इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया और दोनों राज्यों के बीच 25 सालों से चला आ रहा ये विवाद अब सुलझ गया, जिसका मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। एक साल में सीएम मोहन यादव ने शहरी, ग्रामीण, महिला, बुजुर्ग, किसान से लेकर के युवाओं तक पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। मोहन यादव ने एक साल में कई विकास कार्य किए हैं, जनता के लिए कई योजनाओं को लॉन्च किया। आज लगातार हमारे यहाँ
राज्य स्तरीय रोजगार के आपके 7 लाख युवाओं को 5,000 से अधिक लगातार स्वरोजगार के लिए भी हम ऋण दे रहे हैं और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं पूरे प्रदेश में। खास करके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जो सरकारी पद है वो तो हमने कहा ही है कि 1 लाख लोगों को तो तुरंत देंगे, लेकिन 2.5 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरियां भी देंगे। मध्य प्रदेश में आ रहा निवेश। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद निवेश पर सबसे ज्यादा फोकस किया। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मोहन सरकार लगभग हर महीने ही रीजनल इन्वेस्टर समिट करवा रही है। अभी तक इंदौर, उज्जैन, रीवा, सागर जैसे शहरों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुकी है, जिसमें करोड़ों का निवेश मध्य प्रदेश में आने की संभावना है। उज्जैन के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है, तो वहीं जबलपुर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 17,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। ग्वालियर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1.84 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया, तो सागर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 23,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। वहीं रीवा के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31,000 करोड़ के प्रस्ताव आए, तो सीएम के विदेश दौरे में 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। साथ ही सुर्खी में डेटा सेंटर और स्टील प्लांट भी खोले जाने का प्रस्ताव है, जिससे इस सरकार की उपयोगिता को समझा जा सकता है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि हमने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे किए। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जो सरकारी पद है वो तो हमने कहा ही है कि 1 लाख लोगों को तो तुरंत देंगे, लेकिन 2.5 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरियां भी देंगे। लेकिन उसके समानांतर जो जिस प्रकार के स्वरोजगार के अपने प्रकल्प के साथ इंडस्ट्री में काम करना चाहते, तो लगभग हमारे यहाँ 4 लाख करोड़ के निवेश के साथ 3 लाख युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आधार पर हमारी सरकार ने इस पे काम किया। केन बेतवा लिंक परियोजना का होगा शिलान्यास। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार बुंदेलखंड में पानी की कमी को दूर करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ कार्यक्रम छतरपुर में होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कुल 8.11 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। मध्य प्रदेश में इस परियोजना से 6.22 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। वहीं मध्य प्रदेश में 41 लाख और उत्तर प्रदेश में 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। इसके बारे में सीएम ने बताया कि एमपी में अटल जी की जयंती पर केन बेतवा से जुड़ी बड़ी सौगात देंगे और नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगे, जिससे एमपी में 8.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी। इस अभियान की शुरुआत 25 दिसंबर से होगी। पीएम मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अटल जी की जयंती के अवसर पर, अटल जी का जब शताब्दी वर्ष चलेगा, तो हम ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा कि नदी जोड़ो का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे 11 जिले और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले इसके माध्यम से कुल मिलाकर के 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम सिंचाई करेंगे, जिसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा, सागर, ऐसे करके 8.11 लाख हेक्टेयर हमारी ये सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की 2.51 लाख हेक्टेयर उनके अर्थात पूरा बुंदेलखंड इस पानी से सरसब्ज होगा। इसके अलावा पेयजल की सुविधा अलग मिलेगी। 25 तारीख के दिन माननीय मोदी जी ने इसमें आने की स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सुलझा जल बंटवारे का मुद्दा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पिछले 20 सालों से चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी के पानी को लेकर के विवाद चला आ रहा था। सीएम मोहन यादव ने इस मुद्दे पर भी खास फोकस किया, जिसमें राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का भी उन्हें साथ मिला। जिसके बाद दोनों राज्यों के सीएम ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ बैठक करके ये मुद्दा सुलझाने पर फोकस किया। इसके लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एमओयू भी साइन हो चुके हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी की लिंकिंग परियोजना से मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मध्य प्रदेश के 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, आगरमालवा, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना को फायदा होगा। 2094 गांवों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इसके अलावा पेयजल और औद्योगिक आपूर्ति के लिए भी प्रदेश में पानी आएगा। महिलाओं को 35% आरक्षण। मोहन सरकार का महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस फैसले के तहत अब
मध्य प्रदेश में सिविल सेवाओं में महिलाओं को 33% की जगह पर 35% पदों पर आरक्षण मिलेगा। कोयला आवंटन पर भी बड़ा कदम। इसी तरह मोहन सरकार ने कोयला आवंटन को लेकर के भी बड़ा फैसला लिया, जहां वो केंद्र सरकार से 41,000 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला आवंटन को स्वीकृति दिलाने में सफल रहे। इससे मध्य प्रदेश में 25,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है, जिससे प्रदेश के हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे। 1 लाख नौकरियों का ऐलान। सीएम मोहन यादव द्वारा प्रदेश में युवाओं को 1 लाख नई नौकरियों का ऐलान भी किया गया, जिसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा भोपाल, इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का फैसला और सीपीए बहाल करना, राज्य परिवहन निगम फिर से शुरू करने जैसे बड़े फैसले भी बीते 1 साल में लिए गए अहम फैसलों में शामिल हैं। युवाओं को अगर देखें तो ये पहली ऐसी सरकार है और देश में रिकॉर्ड बना है जिन्होंने सरकारी भर्ती का कैलेंडर जारी किया। कई बार नियुक्तियों के आदेश होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल स्वीकृति मिलने में, फिर बजट को मिलने में उसमें बहुत टाइम लगता है। इन्होंने पूरे 5 साल का कैलेंडर जारी कर दिया है। 5 साल में 2.5 लाख भर्ती होंगी, जिसमें 2025 में 1 लाख के करीब भर्ती होंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये कैलेंडर युवाओं के हित में बहुत अच्छा है। नारी के लिए जहाँ तक उन्होंने काम किया है, परसेंटेज बढ़ाया है, 33% से 35% किया है। इसके अलावा गाँव में स्वरोजगार के लिए जो अनुदान राशि है वो उन्होंने बढ़ाया है, और वो जो आंगनबाड़ियों में जो महिलाओं के द्वारा शिल्प खरीदी है उसको प्राथमिकता दी है। अफसरशाही पर लगाम। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव अफसरशाही को लेकर के भी सख्त दिखाई दिए। उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले लिए और साफ संदेश देने की कोशिश की कि सरकार के लिए जनता ही सबसे ऊपर है। उनके कुछ फैसले ऐसे रहे जिसकी चर्चा न केवल एमपी में बल्कि देश भर में हुई। 2023 में गुना में बड़ा बस हादसा हुआ था, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने गुना के कलेक्टर तरुण राठी और एसपी विजय खत्री को हटा दिया था, तो वहीं परिवहन आयुक्त संजय झा भी जिम्मेदारी से हटा दिए गए थे। इसी तरह शाजापुर में भी तत्कालीन कलेक्टर किशोर कान्याल का औकात वाला वीडियो वायरल हुआ, फिर लगे हाथों उन पर भी कार्रवाई हो गई और कलेक्टर को हटा दिया गया। देवास में भी इसी तरह का मामला सामने आया, जहां फसल को लेकर किसान और तहसीलदार आमने सामने आ गए थे और तहसीलदार ने किसान के बेटे से कहा कि चूजे हैं ये, अंडे से निकले नहीं, और बड़ी बड़ी मारने लगे। इस पर भी सीएम मोहन ने एक्शन लिया। सिंगरौली के चितरंगी में महिला से जूते का फीता बंधवाने वाले एसडीएम को भी हटा दिया गया, जबकि सागर के शाहगढ़ में हुए दिवाली हादसे के बाद भी यहाँ के कलेक्टर और एसपी पर भी गाज गिरी थी। प्रशासनिक जो कसावट लाना चाहिए अफसरों के बीच में वो भी ला रहे हैं। देखिए, यदि आप उदाहरण देखें तो उन्होंने एक शाजापुर के कलेक्टर को तुरंत हटा दिया, एक उन्होंने तहसीलदार को तुरंत हटा दिया जब कोई उनके सामने घटना आई। इसी तरह से एक कटनी की महिला का जो एक जेल की जो वहाँ की रेलवे की महिला के संदर्भ में कोई बात आई थी, उनको तुरंत हटा दिया। तो ऐसे उन्होंने कई सारे निर्णय लिए हैं। तो कह सकते हैं कि उनकी प्रशासनिक दक्षता भी अच्छी है और वो गरीबों के लिए भी सोचते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि वो हमेशा कहते हैं मैं गरीबों का मुख्यमंत्री हूँ, गरीबों के बीच से आता हूँ और गरीबी उन्होंने देखी है, इसीलिए उन्होंने हुक्मचंद मील तमाम तरह की बातें उन्होंने रखी। राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि सीएम मोहन यादव ने एक सख्त प्रशासक की छवि बनाई है, जिससे उन्होंने एक तरह से ये तय किया कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की जनता के प्रति है, उतनी ही जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की भी जनता के प्रति है। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी सबसे ज्यादा फोकस जनता के लिए ही करना है। अफसरशाही पर लगाम की बात करें तो अफसरशाही तो जैसा काम कर रही कोई भी मुख्यमंत्री वैसे करते हैं। कोई भी हर मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है कि अफसरशाही हावी, अफसरशाही हावी, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राजनेता जो चाहते हैं कि अधिकारी वही करें, वो संभव नहीं होता, क्योंकि सबको नियम प्रक्रिया में बंधे होते हैं और नियम प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई करनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि अफसरशाही हावी है, लेकिन वास्तव में शाही हावी नहीं होती। मुख्यमंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री चाहते हैं वो होता है। सियासी मोर्चे पर भी सफल हुए सीएम मोहन यादव न केवल सरकार चलाने में सफल साबित हुए, बल्कि वो राजनीतिक मोर्चे पर भी सबसे सफल रहे। 2023 में सरकार बनाने के बाद सीएम मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव था, जहां उन्होंने 100% सफलता का रिजल्ट देकर राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। यहाँ तक कि देश भर में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ों में शामिल रही मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी। ये काम बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर नहीं कर पाए थे, लेकिन मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने 26 साल बाद कांग्रेस का सबसे मजबूत किला ढहा दिया। ऐसे में सीएम मोहन यादव की कार्य कुशलता का लोहा अब उनके विरोधी भी मान रहे हैं। हालांकि विपक्ष को सरकार के 1 साल के कामों में कई खामियां भी नजर आ रही। 2 लाख नौकरी की बात करी आपने,
चुनाव में की थी, लेकिन आज तक प्रदेश के अंदर ना बैकलॉग की भर्ती की गई, ना 2 लाख नौकरियों की आपने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 साल में स्पष्ट नहीं किया। बताएं कि आप 2 लाख नौकरी आप कब देंगे। आज परीक्षाएं, चाहे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, पिछले 15 साल 20 साल से ज़्यादा हो गए रुके हुए, क्यों आप उसको नहीं खोल रहे? इन सब के बीच अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक युवाओं, महिलाओं, किसानों और वंचितों के लिए कल्याणकारी अभियान की घोषणा की है। इस दौरान लोक कल्याण महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा और विकास कार्यों का उद्घाटन होगा। साथ ही जो हितग्राही सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उनको सरकारी योजनाओं के लाभ से जोड़ा जाएगा। हालांकि सरकार को अभी 1 ही साल पूरा हुआ है, लेकिन फिलहाल उनके सामने कई चुनौतियां और भी हैं, तो कई अवसर भी हैं, जिसमें सरकार कैसी चलती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो ये तो बात मध्य प्रदेश की हुई, लेकिन मध्य प्रदेश की ही तरह छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरे हो गए। मोदी की गारंटी पूरी करने से लेकर महतारी वंदन योजना लागू करने तक साय सरकार अपनी जन कल्याणकारी और जनहितैषी फैसले के लिए पहचान बनाती दिख रही है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब जरा इसे समझिए। विष्णुदेव साय सरकार का 1 साल बेमिसाल। सरकार का वादा, नक्सलवाद का दिए। छत्तीसगढ़ में सुशासन का 1 साल। महिलाओं का सम्मान, सीएम ने बढ़ाया मान। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जी हां, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार 1 साल की हो गई है। ऐसे में 1 साल के अंदर बीजेपी की साय सरकार ने कई जनहितैषी योजनाएं चलाई। सरकार ने कई नवाचार किए, जिसमें जनता का उत्थान, महिलाओं का सम्मान, किसानों को फसल का उचित रेट, अपराधियों पर लगाम समेत नक्सलवाद के खात्मे से लेकर सरकार ने तमाम महत्वपूर्ण कदम उठाए। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री साय ने अपने 10 मंत्रियों के साथ सरकार के 1 साल का लेखा जोखा पेश किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना से जुड़ी किताबें और कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की 1 साल की उपलब्धि को लेकर विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में मोदी की गारंटी को लागू करने पर फोकस किया है। वहीं कई योजनाओं को दोबारा शुरू किया गया, जो कांग्रेस के शासनकाल में बंद हो गई थी। सरकार के 1 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो इसमें लोकसभा, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी की जीत, मोदी की गारंटी लागू करने पर फोकस रहा, महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई, नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख आवास दिए गए, रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई, बस्तर सरगुजा संभाग में तेंदुपत्ता की कीमत को बढ़ाया गया, नई शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू किया गया, सड़क, रेल और हवाई सुविधा का विस्तार किया गया, जनजाति समाज के लिए 5-5 हजार देने की घोषणा की गई, बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया गया, नई उद्योग नीति 2014-2030 को लॉन्च किया गया, प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार देने की पहल की गई। 1 साल के अंदर 213 नक्सलियों को मारा गया और 1 साल में 37 सुरक्षा कैंप खोले जा चुके हैं। कल ही 13 दिसंबर के दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी और इस 12 महीने में हमारी सरकार ने विकास के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं और इस 1 साल को हमने विश्वास का साल घोषित किया है। किसी भी पार्टी की प्राथमिकता राज्य का विकास रहती है।
छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार अपना 1 साल पूरा कर चुकी है, इसलिए छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार और तेज हो गई है। बीजेपी ने प्रदेश में मोदी की गारंटी को लागू करने पर अपना पूरा फोकस रखा, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को शायद सरकार के कार्यकाल में योजनाओं का भरपूर लाभ भी मिल रहा है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मिली जीत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार और विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में 11 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में गईं, तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई। वहीं जब साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। जब बीजेपी के पास 11 में से 9 सीटें ही आई थी तो 2 सीट कांग्रेस के पास थी। हाल ही में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रचंड जीत हासिल की। नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। साय सरकार में पिछले 1 साल में 213 नक्सलियों को मार गिराया और लगभग 1750 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया या उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही नियत नीलानार योजना के तहत सुरक्षा शिविरों के माध्यम से अंदरूनी गांव में विकास किया जा रहा है और बस्तर में पर्यटन का लहरा बनाया जा रहा है। मजबूती के साथ लड़ रही है। आज पूरे देश को मालूम है और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है। नक्सल समस्या को लेके जो ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है, इस बात पे काम अच्छा हुआ, इस बात में कोई कोताही नहीं और बहुत अच्छे काम हुए हैं, ईमानदार प्रयास हुए। उसका नतीजा ये है कि जो 30 साल से 35 साल से एक जो दाग लगा हुआ था, एक नक्सल स्टेट पे हमको तमगा लगा हुआ था, वो दूर होने की गुंजाइश दिख रही है। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार अपने खर्च पर पात्र श्रद्धालुओं को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए भेजती है। बता दें कि भगवान राम को छत्तीसगढ़ में भांजा राम कहा जाता है। रामलला दर्शन योजना निश्चित रूप से चूँकि स्पिरिचुअल बात है और इसको वो घोषणा किए थे और इसके लिए मंत्रिमंडल भी वहाँ गया, तो इससे एक आम नागरिकों में एक और ललक पैदा हुई कि सरकार जब व्यवस्था दे रही तो हमें भी जाना चाहिए। महतारी बंधन योजना। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि राज्य में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो राज्य की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मार्च में इस योजना को लागू किया गया। इस योजना की 10 किस्तें जारी हो चुकी हैं। महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन ला प्रति महीना 1000 रुपया उमन के खाता में सीधे भेजे के काम करत हन। 10 महीना के हमन दे चुके हन और 6530 करोड़ रुपया ये 10 महीना में हमार माता बहनी मन के खाता में जा चुकी से। आज ये विपक्षी मन के द्वारा अफवाह फैलाई जाते कि ये महतारी बंधन योजना ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, लेकिन मैं आप मन ला आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही ये महतारी बंधन योजना ला बंद करने वाला कोई माई के लाल पैदा नहीं हुई। और छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना को निश्चित रूप से अनेक किस्तों के माध्यम से समय समय पर सरकार जारी कर रही है। तो अपने घोषणा पत्र के अनुसार निश्चित रूप से इसमें सरकार इस वादे को तो निभाई है। 18 लाख लोगों के लिए आवास योजना। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब आवास योजना को लेकर बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने चुनाव के दौरान 18 लाख लोगों को आवास देने की घोषणा की थी। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही मोदी की गारंटी के पहले वादे 18 लाख लोगों की आवास को मंजूरी दे दी गई। उसके बाद से राज्य में आवास योजना पर काम तेजी से हो रहा है। धान का समर्थन मूल्य। विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत बीजेपी ने घोषणा की थी कि राज्य में 31 रुपए के समर्थन मूल्य में धान की खरीदी होगी। राज्य में जब बीजेपी की सरकार बनी थी
तब धान की खरीदी चालू थी। उस बार सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की। इस बार भी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी हो रही है। 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच। भूपेश बघेल की सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में घोटाले का मामला सामने आया था। मोदी की गारंटी में इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराए जाने की बात कही गई थी। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जांच को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। हाल ही में सीबीआई ने लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टोमन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया है। पीएससी को लेकर मैं कहूँगा कि अच्छा काम हुआ है। पीएससी में जिस तरीके से घोटाले हुए थे, जिस तरीके से आज वो जेल के पीछे है ऑलमोस्ट सभी, तो एक अच्छा काम में आप उसकी गिनती कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है और बीजेपी से बड़ी उपलब्धि बता रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत ने राज्य सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि सरकार को 1 साल पूरा होने पर पासिंग मार्क्स भी नहीं दे सकते। रिपोर्ट कार्ड दिखा दें तो उनकी पोल खोलना शुरू हो जाएगी। भैया सॉरी, मैंने देखा नहीं उनका। अगर दिखा दो तो उनकी पोल में खोलना शुरू कर दूं। 1 तारीख में वो जश्न मना रहे हैं, लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ दिव्यांगजन हड़ताल पर हैं। ये तो बड़ा हास्यास्पद विषय है। जहां 1 साल के भीतर प्रदेश के दिव्यांगों को अगर उनके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, उनको बैठना पड़ रहा है, तो इसे मैं गलत नज़र से देखता हूँ। मैं तो नहीं समझता कि उन्होंने पास होने लायक भी काम किया हो। 33% मार्क भी मैं उनके काम को नहीं दे सकता। हालांकि सरकार का 1 साल तो पूरा हो गया है, लेकिन सरकार के सामने अभी 4 साल और बाकी हैं, जिसमें सरकार के सामने तमाम चुनौतियां हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार आने वाले इन 4 सालों में किस तरह से परफॉर्म करती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो आपने समझे होंगे कि आखिर दोनों ही सरकारों के जो 1 साल थे, उन 1 सालों में कितने कमाल हुए। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया